हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR नेट फिज़िकल साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, CSIR नेट फिज़िकल साइंस पेपर किस तरीके से आता है, पूरा एलिब्रेटिव वे से हम उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSIR जो है 5 सब्जेक्ट्स में CSIR नेट को कंडक्ट कराया जाता है। फिज़िकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इन पांचों सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो वेरी कर सकता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर फिज़िकल साइंस के एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली CSIR अभी जो पेपर कंडक्ट करा रहा है वो NTA के अंडर में करा रहा है, मींस जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। सो CSIR NTA फिज़िकल साइंस मुझे बोलना चाहिए। तो CSIR NTA फिज़िकल साइंस का जो पेपर पैटर्न है उसमें पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो वो जो पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, ऐसे करके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनको मैं एलिब्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला पार्ट है पार्ट A, देन पार्ट B एंड पार्ट C। ठीक है, अब ये पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है अराउंड एग्जैक्टली मीन्स मैं कहूँ तो 30 मार्क्स फॉर पार्ट A, 70 मार्क्स फॉर पार्ट B एंड 100 मार्क्स फॉर पार्ट C। ठीक है, अब 30 मार्क्स, 70 मार्क्स और 100 मार्क्स अगर मैं टोटल बोलूं तो ये बनता है 200 मार्क्स। ठीक है, तो CSIR नेट फिज़िकल साइंस का जो पेपर है टोटल मैक्सिमम मार्क्स उसमें होते हैं 200। इसमें हम सेक्शन A और सेक्शन B, सेक्शन C में कितने भी मार्क्स को जोड़ सकते हैं। हमें सेक्शन वाइज नंबर की कोई कट ऑफ नहीं निकलती है, इसलिए हमें हर सेक्शन के लिए हम कितने भी नंबर ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन A में जो होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है। ठीक है, अब ये जनरल एप्टीट्यूड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म बेसिकली यहाँ पर जानबूझ के दिया गया है। हम और आप जिसे जनरल एप्टीट्यूड समझते हैं, लोगों के लिए एप्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे उसमें मैथमेटिक्स के होते हैं। बट यहाँ पर जो CSIR फिज़िकल साइंस का जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ बहुत सारी रीजनिंग भी पूछी जाती है, जो कि लिखी नहीं जाती कि हम एज अ रीजनिंग पूछेंगे, वो भी एप्टीट्यूड यानी जनरल एप्टीट्यूड में ही कंसिडर किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बोथ आता है, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें जनरल बोलने का मकसद यही है कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, एंड उसके बाद रीजनिंग के बाद हमें थोड़ी बहुत साइंस की भी एक छोटी मोटी समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड थे, जिसमें हम रीजनिंग ना डायरेक्टली लगा पा रहे थे और ना ही हम मैथमेटिक्स लगा पा रहे थे। हमें सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी को चेक करना हो रहा था उस वक्त कि हम प्रैक्टिकली क्या उस कंडीशन को सोच पा रहे हैं। तो ये बेसिकली एम होता है CSIR का पूछने का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में, जिसमें हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि प्रैक्टिकल मेंटल एबिलिटी जिसको मैं बोल सकता हूँ, और ये जनरल एप्टीट्यूड में आता है जो कि पार्ट A होता है। ठीक है, अब पार्ट A में जो 30 मार्क्स टोटल होते हैं, तो ये 30 मार्क्स जो होता है पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन एंड फॉर अ इनकरेक्ट क्वेश्चन 0.5 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है,
दैट मीन्स जो अगर मतलब सिंपल वे में कहा जाए कि 1/4 ऑफ द पॉजिटिव मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये पार्ट ए में है। अगर हम क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स क्रॉस कर दिए जाएंगे और अगर हम सही करते हैं तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो CSIR का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। 20 क्वेश्चन अगर जब हमें मिलते हैं तो उसमें से अगर हम 20 के 20 अटैम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि अगर 30 मार्क्स ही मैक्सिमम मार्क्स है पार्ट ए में तो हमें CSIR का ही डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमें 20 में से केवल और केवल 15 क्वेश्चन ही अलाउड हैं। ठीक है, तो इन केस अगर हम इन 20 के 20 अटैम्प्ट कर भी देते हैं, हालांकि पेपर का जो अब ऑनलाइन पैटर्न होने लग गया है तो वो हमें खुद ही जो सिस्टम है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, 15 से ज़्यादा हम टिक नहीं कर पाते हैं और वो हमें सिग्नल देता है कि आप 15 कर चुके हैं। और इन केस हालांकि मैंने कभी 15 से ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किए हैं ऑनलाइन पेपर में, बट इन केस शायद 20 अवेलेबल भी होते हैं। अगर आप 20 के 20 टिक करना चाहें तो 20 भी टिक हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ऑनलाइन पेपर में ये चीज़ चेक करनी चाहिए मुझे लगता है हम लोगों को भी। सो बेसिकली हमें 15 ही अलाउ होते हैं। जब तक ऑफलाइन पैटर्न था, पेपर पैटर्न हमें हार्ड कॉपी मिलती थी, तब जो सिस्टम था वो मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ। तब जो सिस्टम था, अगर हम 20 के 20 ही अटैम्प्ट कर देते हैं, सारे 20 के 20 आंसर दे देते हैं, तो जो स्टार्टिंग के 15 है वो हमारे एज अ अटेम्प्टेड माने जाते थे और लास्ट के 5 जो है वो एक्सक्लूड कर दिए जाते थे। यानी शुरू के 15 में अगर 15 के 15 सही हैं या जितने भी क्वेश्चन सही हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की काउंटिंग उनके बेस पे की जाती थी। लास्ट के 5 जो हैं वो हमारे हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होती है कि 20 के 20 अगर इन केस कभी फ्यूचर में फिर से ये ऑनलाइन मोड हटा के किसी दिन पेपर हार्ड कॉपी के पैटर्न में आता है तो ये चीज़ फिर से लागू हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान से समझना होगा। अगर इन केस 20 के 20 ऑनलाइन मोड में भी टिक करने की पॉसिबिलिटी हुई सपोज, तो उस केस में भी शायद यही पैटर्न बनेगा। और अगर नहीं अलाउ करेगा हमें सिस्टम तो वो बात अलग ही हो जाएगी। अगर नहीं अलाउ करेगा तो हम 15 ही अटैम्प्ट कर सकते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है पार्ट ए में वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि पर क्वेश्चन पॉजिटिव 2 मार्क्स, पर क्वेश्चन नेगेटिव 0.5 marks, and 20 question will come on the part A section and 15 you must have to attempt and 5 question you must have to leave just because to complete the 30 marks maximum for part A section। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट ए के सिस्टम था। मैंने आपका इसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है। अगर मैं और थोड़ा डीप में जाऊं कि जनरल एप्टीट्यूड में कौन कौन से सेक्शन थे, मींस कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था सिलेबस से, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपने बचपन में मेंसुरेशन पढ़ा होगा, मींस जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या एरिया वाला एनालिसिस होता है कि इस एरिया को इतने में डिवाइड करो या इतने वॉल्यूम को इतने पार्ट्स में डिवाइड करो या इतने वॉल्यूम का कोई मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है या फिर सरफेस और वॉल्यूम का रिलेशन पूछा जा सकता है। और ये तो हो गया मेंसुरेशन से रिलेटेड। क्लॉक से भी पूछा जा सकता है, स्पीड एंड टाइम से पूछा जाता है, वर्क एंड टाइम से पूछा जाता है, डिस्टेंस से भी पूछा जाता है, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड टाइम से। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूँ तो पूछा जाता है क्वेश्चन किससे, रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन के अलावा जो है वो रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो होता है, हमें 4 तरीके के पिक्चर्स दिए होते हैं और उन 4 तरीके के पिक्चर्स में कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है, हमें उस सीक्वेंस को समझना होता है और देन 4th नंबर ऑफ डायग्राम हमें टिक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल बेस होता है। हमें प्रैक्टिकल में जैसा कि अब पूछा जाए कि अगर किसी 2 पिलर्स को ऐसे 2 कॉलम्स को हम डायरेक्टली देखें तो हमें किस तरीके का व्यू मिलेगा,
और हम नीचे से देखते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, तो हमें किस तरीके का व्यू मिलेगा। या फिर अक्सर मिरर से भी पूछा जा सकता है कि मिरर में कितने इमेजेस बन सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है बल्कि। और इस बार लेटेस्ट एग्ज़ाम में मैं बोलूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दो टर्म में नंबर ऑफ़ पीरियड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था और हमें इनिशियल अमाउंट को फाइंड करना था। तो ये सारा जो सिलेबस होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पार्ट ए का जो एक्सप्लेनेशन है वो इनफ हो गया है कि आप समझ सकते हैं कि पार्ट ए में किस तरीके का पैटर्न होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये अगर मैं इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो इसके कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3 आवर्स में आप जितना भी टाइम देना चाहें, इवन 3 के 3 आवर्स आप पार्ट ए में भी दे सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो ये आपको थोड़ा सा खुद ही रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, टाइम बाउंड होना पड़ेगा कि पार्ट ए में आपको कितने टाइम देना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बेसिकली हमें CSIR या NTA इस बात के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको सजेशन दूँ तो ये 45 मिनट्स मैक्सिमम हमें देना चाहिए। और इनकेस अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप इसे 50 से 55 मिनट्स भी दे सकते हैं इन केस ऑफ कि आपको सारे क्वेश्चन सही आंसर डायरेक्टली आते जा रहे हैं और आपको क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सो ये था हमारा पार्ट ए का एग्ज़ाम पैटर्न। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप इस बात को आगे समझ पाएँ। तो ये 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब बचा 170 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सो वो पार्ट बी और पार्ट सी में होता है। पार्ट बी और पार्ट सी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं चीज़ों को समझने में। यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चों को गलतियाँ होती हैं कि पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में क्या है, और पार्ट बी का क्वेश्चन क्या पार्ट सी में पूछा जाता है, या पार्ट सी का क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा जा सकता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो बेसिकली पार्ट बी में जो है हमें पता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो CSIR NTA का जो पेपर है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc फिज़िक्स है मिनिमम। सो MSc फिज़िक्स में हम 9 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और मे बी सम ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कैन इंक्लूड सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट जो मेन प्रिंसिपल 9 फिज़िक्स के सब्जेक्ट हैं वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। बाकी के अदर सब्जेक्ट्स को, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, या फिर अदर कोई लेज़र से भी हो सकता है, या फिर आपका जो पर्सनल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इलेक्टिव का कोई पोर्शन किसी न किसी मेजर सब्जेक्ट से रिजेंबल कर जाएगा, तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से वो मैं आपको पार्ट बी में और पार्ट सी में बता रहा हूँ। सो पार्ट बी में जो है इसमें 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाता है? पहला जो क्वेश्चन सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिकल फिज़िक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिकल फिज़िक्स होता है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट होता है पार्ट बी में। ठीक है, मैथमेटिकल फिज़िक्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम फिज़िक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स वो वाला जो फिज़िक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है वो मैथमेटिक्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि लाप्लास हो गया, फोरियर हो गया, और कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे मैक्सिमम टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूरी फिज़िक्स को एनालिसिस किया होगा MSc फिज़िक्स में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट और लाप्लास वाला पार्ट मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम इटरेटिव वाला पार्ट पढ़ते हैं, या फिर मैं सीधा कहूँ कि न्यूमेरिकल मेथड्स वाला जो एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल फिज़िक्स में पढ़ा जाता है, तो वो भी हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू और टू फाइंड द मोर एग्जैक्ट वैल्यू आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। सो वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है जो कि हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, तो वो मैथमेटिकल फिज़िक्स में आ जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिकल फिज़िक्स। उसके बाद जो है सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ा हुआ है, अपने MSc फिज़िक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जो लोग BSc में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स और क्लासिकल दैट डजंट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट है।
थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का फ़र्क पड़ता है। जो हम मैकेनिक्स 11th-12th में बोलते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाती है, नाम बदल जाता है, कुछ चीज़ें नई इंक्लूड हो जाती है। वो नई चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे हम 11th-12th में लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन नाम की कोई भी चीज़ नहीं सुनते हैं, तो वो हम बीएससी में भी सुनते हैं और एमएससी में सुनते हैं, तो वो चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पढ़ने को मिलती है। उसके बाद नॉर्मल मोड्स, स्मॉल ऑसिलेशन के बाद कोरियोलिस, और इसके बाद रिलेटिविटी। बेसिकली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू सबसे चीज़ हमें पढ़ने को मिली है वो रिलेटिविटी है। सो वो रिलेटिविटी का भी सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ही अंदर आता है। तो बेसिकली ये जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है पार्ट बी में, ठीक है। और थर्ड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में ईएमटी बोलते हैं, ठीक है। ईएमटी में जैसे कि हम 11th-12th में और बीएससी में पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हो गया, डायपोल हो गया, चार्जेस हो गया, फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, या फिर मैं कहूँ कि करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और उसके अलावा बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ, और ये सारा जो हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। देन हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पोर्शन पे, जो कि डायनामिक्स का पार्ट होता है। तो वेव प्रोपोगेशन डाइलेक्ट्रिक्स में, मेटल में, और उसके बाद लास्ट में अगर मैं थोड़ा सा और स्पेशल पार्ट इसमें ऐड होता है वो होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वेव गाइड का। सो वो सारा जो पोर्शन होता है वो ईएमटी में माना जाता है और ईएमटी के सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। ये सिलेबस का थर्ड सब्जेक्ट होगा। उसके बाद फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हम ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हम 11th-12th के में लेते हैं NLM के नाम पे, क्वांटम नंबर्स के टाइम पे। उसके बाद हम बीएससी में बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट के नाम पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते भी हैं, बट ये मेनली एमएससी फिज़िक्स में मोर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एमएससी फिज़िक्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है बीएससी में भी इस चीज़ को पढ़ाया, क्वांटम मैकेनिक्स को ज़्यादा पोर्शन को इंक्लूड किया गया होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पर हमारी अप्लाई नहीं होती है बेसिकली, जहाँ पर वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उस टाइप की कैलकुलेशन हम करते हैं जो कि बहुत ही डीप हायर लेवल की मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट में। फिफ्थ हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको मैं पर्सनली लिखता हूँ EDC, ठीक है। EDC का मतलब मेरे कहने का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में क्या क्या होता है? ऑप एम्प होता है, उसके अलावा AC एनालिसिस होता है, DC एनालिसिस होता है ट्रांजिस्टर का, डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, और पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एंड और नॉट और लॉजिक गेट्स और बुलियन फंक्शन। उसके अलावा मैं कहूँ तो फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर यानी कि डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, ये मैंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बता दिया। और डिवाइसेस में अगर मैं कहूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे 2-3 कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है या फिर वोल्ट मीटर या एमीटर बनाया जाता है तो वो डिवाइसेस में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मेनली जो नया लेटेस्ट डिवाइस पढ़ा जाता है वो एमएससी में भी पढ़ाया जाता है और मेनली ये बीटेक का पोर्शन है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सिलेबस में ज़रूर दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर हमारे, बट इससे कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है सिलेबस में। जो मेंशन माइक्रो प्रोसेसर के नाम से दिया हुआ है और टाइमर्स के लिए दिया गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर भी इसके सिलेबस में लिखा गया है बट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो वो डिवाइसेस में ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली हम सिंपल में कहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सब्जेक्ट होता है फिफ्थ। इसके बाद होता है 6 नंबर का सब्जेक्ट जो कि हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट होता है।
थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हम जो 11th और 12th में पढ़ते हैं ये वही पोर्शन होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, बट थ्योरीज़ के नाम पे यहाँ पर कुछ चेंज होते हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन हम 11th-12th में नहीं करते हैं, लाइक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एंड आरएमएस स्पीड, और वो सारा कैलकुलेशन हम उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते भी हैं एमएससी फिज़िक्स में, तो वो सिलेबस नेट फिजिकल साइंस में दिया गया है, तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट होता है, तो वो हम 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स में आता है फॉर वेलोसिटी कैलकुलेशन। और उसके बाद हमारा जो वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, उसके बाद एंट्रोपी, और इसके और भी चीज़ें मैं कहूँ तो सिस्टम जो कि आइडियाबैटिक प्रोसेस और सारा जो चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पूरा सिलेबस है वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है, और ये हम 11th-12th में मैक्सिमम पढ़ देते हैं। और कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के हम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल भी 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बेसिकली नहीं लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, 11th-12th और बीएससी में भी शायद लगाते होंगे, बट यहाँ पर जब हम नेट जेआरएफ या फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं सीएसआईआर में, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लगा करके उसके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल को भी स्टडी करना पड़ता है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही लास्ट का पोर्शन होता है। सो वो हम नेट जेआरएफ फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के नाम पे। सो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम बेसिकली शायद बीएससी में नहीं पढ़ते हैं, और अगर बहुत थोड़ा सा कहीं सिलेबस इंक्लूड किया गया हो तो वो हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे ही बीएससी में पढ़ते हैं, बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम ये पढ़ते हैं एमएससी में ही मेनली पढ़ते हैं, एमएससी फिजिक्स में। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फर्मी डिराक रूल, और उसके अलावा क्रिटिकल टेम्परेचर, नॉन आइडियल और आइडियल के बीच का रिलेशन, ये सारा कुछ गैसेस का रिलेशन, जो सारा कुछ हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया 6 नंबर का सब्जेक्ट, ठीक है। तो पार्ट बी में जो है 6 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, और इसके अलावा हम एमएससी में 3 और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बोला, ये 3 सब्जेक्ट्स पार्ट बी में नहीं इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, और आगे के 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सी में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं पार्ट बी को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो 1 to 6 हैं वो पार्ट बी में पूछे जाते हैं। लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स, जो 9 में से 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो पार्ट सी में इंक्लूड किए गए, और ये सारे सब्जेक्ट्स भी सी में इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर पार्ट बी के सब्जेक्ट्स और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली पार्ट बी में अगर कोई करेक्ट क्वेश्चन करता है तो हमें 3.5 मार्क्स प्लस मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है तो 1/4 ऑफ 3.5 अगर मैं लिखूं, तो 1/4 ऑफ 3.5 अगर मैं लिखूं तो ये हो जाता है करीब करीब 0.84, ठीक है। 0.84 मार्क्स जो होता है ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट बी, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स फॉर पार्ट ए करेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर हमें 0.84 नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, जो कि नुकसानदायक है हमारे लिए। बट हमें यहाँ पर समझना है कि 3.5 मार्क्स जो हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं जिससे कि 70 बनते हैं। तो हमें 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, और 25 में से हमें केवल और केवल 20 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ठीक है। सो इसमें जो हमें 20 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं।
फॉर एवरी करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर 3.5 मार्क्स पॉजिटिव, फॉर एवरी इनकरेक्ट 0.84 मार्क्स नेगेटिव, और ऐसा करके हमें 70 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स पार्ट बी में गेन करने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं ध्यान से बता दूँ एक चीज़, जो कि अब ये पार्ट बी का मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव 25 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, 20 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना ही टाइम बाउंड है। जैसा कि मैंने पार्ट ए में भी डिस्कस कर दिया कि पार्ट ए में कोई टाइम बाउंड था या नहीं था, तो मैंने बताया था कि पार्ट ए में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट ए में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, सो पार्ट बी में भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, हम 3 आवर्स में कितना भी कोई सा भी टाइम दे सकते हैं। सेम टू सेम एक और चीज़ क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि पार्ट बी और पार्ट ए में कोई पहले करना होता है या बाद में, तो ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पार्ट सी, बी और ए में कोई सा भी पार्ट आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पार्ट बी को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब मैं पार्ट सी पे आ जाता हूँ। सो पार्ट सी में जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, 1 to 6 सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स न्यू ऐड होते हैं, जो कि अब मैं यहाँ पर 7th, 8th और 9th के नाम पे लिख देता हूँ। तो जो 7th नंबर का सब्जेक्ट होता है वो होता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, और 8th नंबर का सब्जेक्ट होता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और उसके बाद जो 9th नंबर का सब्जेक्ट होता है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है। या फिर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें लिखा हो जाता है, CSIR का जो सिलेबस है उसमें लिखा है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हमारे होते ही हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं पार्ट ए बी में होते हैं, और ये 9 सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट पार्ट सी में होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर पार्ट बी में सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं तो पार्ट बी में क्या इनका कोई क्वेश्चन नहीं होगा? तो हाँ, मैं आपको क्लियर बता दूं कि इनका कोई क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। हो सकता है इन सब्जेक्ट का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वांटम में लग रहा होगा, तो वहाँ आपको ये कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा कि न्यूक्लियर का कोई कॉन्सेप्ट फर्मी या बोजॉन, फर्मियोनिक या बोजोनिक कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि क्वांटम में यूज़ होगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इसके लिए लिबरल होना पड़ेगा आपको। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पार्ट बी में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो पार्ट सी का आप यहाँ पर बहुत इजीली समझ गए कि ये कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर पार्ट सी में पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड सॉलिड, न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड सॉलिड, ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये पार्ट न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड सॉलिड, ये जो है पार्ट सी में ही इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो कि मुझे समझाना पड़ेगा कि पार्ट बी और पार्ट सी में किस तरीके का फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं आपको पार्ट सी के मार्क्स कैलकुलेशन बता देता हूँ कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उस पर मैं आ जाऊँगा कि पार्ट बी और पार्ट सी में एक थोड़ा सा समझने वाली बात, इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन है जो कि आपको हर बार कंफ्यूज कर सकता है, या फिर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनमें कंफ्यूज कर सकता है। तो पार्ट सी में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ लीजिए। पहले हमें पार्ट सी में 30 क्वेश्चन मिलते हैं, उन 30 में से हमें 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए अलाउ होते हैं, ठीक है। मीन्स हम 20 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, हमें कोई 10 क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं, और हम उन 20 क्वेश्चंस में पर करेक्ट क्वेश्चन हमें मिलते हैं +5 मार्क्स, और पर इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलता है माइनस का 0.25 मार्क्स, ठीक है। माइनस का 0.25 मार्क्स आप फिर समझ जाइए कि 1/4 ऑफ 5 1.25 होता है।
तो पर करेक्ट क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, पर इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें 1.5 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो 30 में से जब हम 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो फॉर 5 पॉजिटिव हमें ऑटोमेटिकली 100 का जो मैक्सिमम मार्क्स है, कंट्रीब्यूशन है पार्ट सी का, वो हमें मिल जाता है। सो 5 अगर हम करेक्ट करते हैं, 1.25 नेगेटिव फॉर हम जब हम नेगेटिव करते हैं या फिर इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, आप यहाँ पर भी समझ गए। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिफरेंशिएट करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ कि पार्ट बी और पार्ट सी का जब आप CSIR की वेबसाइट से या NTA की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो आपका सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न होगा जब आप इस चीज़ को समझना स्टार्ट करेंगे कि पार्ट बी में और पार्ट सी में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। मीन्स अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पार्ट किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर 50 टॉपिक्स हैं, ऐसा मैं मान के चला हूँ, 50 स्मॉल टॉपिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो जो पार्ट बी में होंगे, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये पर सब्जेक्ट्स वेरी भी कर सकता है, बट मैं एक अप्रॉक्स वेरिएशन बता रहा हूँ। अगर सपोज कि पार्ट बी में 35 टॉपिक्स दिए गए हैं या सपोज 30 टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो पार्ट सी में जो है ये 20 टॉपिक्स ही इंक्लूड करता है फॉर दीज 6। ठीक है, मीन्स अगर 30 टॉपिक्स उसके होंगे, टोटल 50 टॉपिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स के होंगे, तो 20 टॉपिक्स पार्ट सी में इंक्लूड कर देगा सिलेबस में, जब हम सिलेबस को देखेंगे, और 30 टॉपिक्स पार्ट बी में इंक्लूड करेगा। सेम पैटर्न इन सारे 6 सब्जेक्ट्स के साथ होता है, बट जब हम इन 3 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो स्पेशली पार्ट सी में ही पूछे जाते हैं, पार्ट बी में नहीं पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर तो हमें बहुत डायरेक्टली समझ में आ रहा होता है कि ये छोटे सब्जेक्ट्स ही हैं, यानी वहाँ पर 50 टॉपिक भी नहीं होते वहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स छोटे हैं तो इनके मैं इन जनरल 30 टॉपिक्स ही कंसिडर करता हूँ। सिलेबस में हो सकता है थोड़ा सा और भी लिबरेटिव वे में छोटे छोटे टॉपिक्स दिए होंगे, बट मैं अगर 30 टॉपिक्स मानूँ इन 3 के, तो ये 30 के 30 टॉपिक्स ही पर सब्जेक्ट अगर होंगे तो वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इन्हीं के क्वेश्चन पार्ट सी में, इन सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन होंगे वो पार्ट सी में ही पूछे जाएंगे, पार्ट बी में इनका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन फिर से एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जो कि इस तैयारी को, इस एग्ज़ाम को और भी मज़ेदार बनाता है कि जैसे अगर मैं सिलेबस में, आप बहुत जब NTA की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर जैसे मैं अगर EMT को लेता हूँ, हालांकि ये जो अब मैं जो बताने वाला हूँ ये 1 to 6 सब में अलाउड है, सॉरी 1 to 6 सब में अप्लाई होगा। तो फिलहाल मैं EMT को एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर EMT में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और मैग्नेटोस्टैटिक्स, और जो थर्ड टॉपिक है सपोज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर है, ठीक है, डायनेमिक्स मतलब वेव प्रोपोगेशन और सब, और उन डायलेक्ट्रिक और इनडायरेक्ट का जो डायलेक्ट्रिक में वेव प्रोपोगेशन और वो जो सिलेबस है पोलराइजेशन वाला, अगर वो सिलेबस पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है जो कि पार्ट सी में लिखा गया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन या मैग्नेटोस्टैटिक्स का क्वेश्चन पार्ट सी में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पार्ट सी में लिखा गया है, सिलेबस के लास्ट के 20 टॉपिक्स को पार्ट सी में लिखा गया है अगर, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि डायनेमिक्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिलेबस का क्वेश्चन EMT में पार्ट बी में ना पूछा जाए। ठीक है, ये हमें बहुत ही एक हार्श रियलिटी है। हार्श रियलिटी में क्या बोलूँ, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सिस्टम भी है CSIR NT वालों का, क्योंकि जब वो पेपर बनाते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए, बट वो नहीं करते हैं। तो ये हम स्टूडेंट्स को ही समझना चाहिए इस बात को बहुत पहले से ही, कि अगर वो किसी भी सब्जेक्ट्स को ब्रेक करके पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में रखते हैं, तो हमें पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन पार्ट ए में आता है, सॉरी पार्ट बी में या पार्ट सी में आता है, तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर मैं बोलूं तो अगर जो सिलेबस पार्ट सी में कोई दिया हुआ है तो हो सकता है वो पार्ट सी में ही पूछा जाए। ऐसा हर बार नहीं होता है कि वो अपने सिलेबस को ब्रेक करे, बट कभी कभार क्योंकि पेपर का ट्विस्ट भी ज़रूरी होता है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इजी क्वेश्चन बना के पार्ट सी के सिलेबस का पार्ट बी में रख दें।
तो हमें इस बात को पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो ये आप सिस्टम समझ गए हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया गया है पार्ट बी और पार्ट सी में। सिलेबस में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक जो है मैं समझा दूँ थोड़ा सा, वो ये है यहाँ पर समझने के लिए कि पार्ट सी में जो 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए लास्ट के, चूँकि ये पार्ट बी में नहीं पूछे जाते हैं, तो अगर जब ये पार्ट सिर्फ सी में ही पूछे जाएंगे, पार्ट सी में, सो पार्ट सी में ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 3 to 4 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं पर सब्जेक्ट। मीन्स न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड सॉलिड के 3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हो सकते हैं या 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। 3 to 4 मीन्स किसी के 4 हो गए तो बाकी के 3 या 3 हो गए, या फिर हो सकता है तीनों के 3 हो गए, ठीक है, या फिर हो सकता है 4 और 3 भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पर एक कंसिडरेशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड सॉलिड के साथ। और यहाँ पर न्यूक्लियर और पार्टिकल दोनों दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन न्यूक्लियर, एक क्वेश्चन पार्टिकल ऐसा दे सकता है, या 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर, 2 क्वेश्चन पार्टिकल, या फिर कैसा भी वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा वो चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। सेम केस विथ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। एटॉमिक से भी क्वेश्चन 2 या 3 हो सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन मॉलिकुलर से हो सकता है। सॉलिड स्टेट के साथ भी यही केस है। तो मीन्स मेरे सिंपल कहने का मतलब ये है कि 3 to 4 हमें एक कंसिडरेशन बेसिक लेके चलना चाहिए कि पार्ट सी में पूछता है, ठीक है। और अगर इन जनरल में कहूँ कि 3 क्वेश्चन, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ कि 3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछता ही है न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड सॉलिड से, तो ये 15 मार्क्स पर सब्जेक्ट्स हो जाता है। और अगर 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं इसको इंक्लूड करूँ तो 15 into 3 ये टोटल हो जाता है कितना, 45 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप इसको मान के चले कि ये 45 से 50, ठीक है, एक जनरल कंसिडरेशन हम कर देते हैं इस चीज़ को कि ये 45 से 50 मार्क्स जो पार्ट सी का सिलेबस है उसमें इन 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और हमें यहाँ पर फिर से मैं एक बहुत लास्ट हिंट कर देता हूँ कि यहाँ पर फिर से हमें टाइम बाउंड नहीं किया गया है, हम जितना भी टाइम चाहें पार्ट सी को दे सकते हैं। और यहाँ पर एक सजेशन ये है कि जैसे पार्ट सी में 100 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट सी को ही देना चाहिए। सो हमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 30 क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। सो 20 क्वेश्चन जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो हमारा 100 मार्क्स का टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स। और पार्ट सी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो नए इंक्लूड किए गए हैं पार्ट बी से, वो 45 to 50 मार्क्स के हो सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि 50 टॉपिक्स अगर किसी सब्जेक्ट में हैं या 40 टॉपिक्स हैं तो एक सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, 20-20 या 30-20 का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। बट वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए, व्यू करने के लिए होता है पार्ट सी में। मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट सी के सिलेबस में पार्ट सी का ही क्वेश्चन होता है, बट अगर पार्ट बी का कोई इजी क्वेश्चन पार्ट सी में इंक्लूड कर दिया जाए तो वो एक कंसिडरेशन है, हमें मान के चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। सिलेबस में जो मेंशन है CSIR उसे फॉलो करे या ना करे, हम अपना एक जनरलाइज कंसिडरेशन ले सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप फिजिकल साइंस, CSIR फिजिकल साइंस जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, आप उसके एग्जाम पैटर्न को समझ गए हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक इन केस ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग अपियरिंग इन द एग्जाम फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।